हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली नंबर 1। पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है परिमेय संख्या। इस प्रश्नावली के अंदर परिमेय संख्या के गुणधर्म हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सत्र 2023-24 जो भी वर्तमान में चल रहा है, इस सत्र में बोर्ड ने सिलेबस के अंदर काफ़ी बदलाव किया है। बहुत सारी प्रश्नावली, बहुत से प्रश्न हैं वो हटाए गए हैं। तो प्रश्नावली 1 है, उसमें 1.1 और 1.2 थी, जिनमें 1.2 को पूरी तरीके से हटा दिया है। और 1.1 है, इसके अंदर केवल 2 प्रश्न हैं जो कि गुणधर्म के ऊपर आधारित हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमें हल करना है। तो सीधा सा है कि बोर्ड परीक्षा में जब इस प्रश्नावली में से प्रश्न आएंगे वो केवल गुणधर्म के ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझने से पहले संख्याओं के शुरुआत से चलते हैं। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है कि वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो, प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि जब हम गिनती बोलना शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आगे 100 तक, फिर 1000 तक, फिर 10,000 तक, फिर 1 लाख तक, 10 लाख तक, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। इनका कोई भी अंत नहीं होता है। तो ये 1 से लेके और अनंत तक होती है। तो इन संख्याओं को तो हम कहते हैं प्राकृत संख्या। फिर इसके बाद में है पूर्ण संख्या। तो वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर संख्या हम 1 से ना लेके 0 से शुरू करें तो 0, 1, 2, 3, 4 और आगे बढ़ते जाएं अनंत तक, तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है हमारे पास, उनके अंदर अगर 0 को भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। फिर तीसरे प्रकार की जो संख्याएं हैं वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि यदि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह में लिख दिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेके और अनंत तक होती हैं, ये केवल धनात्मक रूप में होती है। अब इनको हम प्लस में और प्लस के साथ साथ माइनस में भी लिख दें, प्लस के साथ साथ इनको माइनस में भी लिख दें, -1, -2, -3, -4, -5, और ये माइनस में भी माइनस अनंत तक लिख दें, तो इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्ण अंक यानी कि जो अंक अपने आप में पूर्ण हो, बिना दशमलव के हो, और प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के अंदर लिखा गया हो। तो पूर्णांक संख्याएं वो प्लस और माइनस दोनों रूपों में लिखी जाती है। तो इसके आधार पर पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं धनात्मक पूर्णांक, जिनके अंदर केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5 और ये अनंत तक। और 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं वो होती हैं कौन सी? प्राकृत संख्याएं। तो जो प्राकृत संख्याएं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है कि अगर संख्याएं केवल माइनस में लिखी गई हो, -1, -2, -3, -4, और ये माइनस में माइनस अनंत तक चलेंगी, इन संख्याओं को कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर अनंत तक हो गई और ऋणात्मक पूर्णांक में -1 से माइनस अनंत तक हो गई। अब इनके अंदर एक बच गया 0। तो 0 है वो न तो धनात्मक है और न ही ये ऋणात्मक है। ये दोनों ही श्रेणियों में नहीं आता है। इसमें न तो पॉजिटिव चिन्ह आता है न ही नेगेटिव चिन्ह आता है। अगला हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, जो कि अपने प्रश्नावली का नाम है। परिमेय संख्या क्या होता है? यदि दो पूर्णांक संख्या को भाग के रूप में लिख दिया जाए तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। हमारे पास 2 पूर्णांक संख्या हैं और उनको हमने भाग के रूप में लिख दिया
तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि P बट्टा Q रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर P और Q है ये दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। अगर उन दो शर्तों का पालन करती है तभी वो संख्या परिमेय संख्या होगी, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगी। वो दो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कि दोनों पूर्णांक संख्याएं वो परस्पर सहअभाज्य होनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि हर का मान है वो कभी भी शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया अपने पास, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का अर्थ होता है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका मैं से एक हो, दो संख्याएं जिनका मैं से एक हो, उन दोनों संख्याओं को परस्पर सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें 2 और 3, तो 2 के अंदर केवल 2 का भाग जाता है, 3 के अंदर केवल 3 का भाग जाता है। दोनों में कोई भी गुणनखंड समान नहीं है, तो इनका जो मैस है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये दोनों परस्पर सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य के लिए जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो, दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं। एक संख्या भाज्य हो सकती है, दूसरी अभाज्य हो सकती है। जैसे हम देखें 3 और 4, 3 के अगर गुणनखंड करें तो 3 में 3 का भाग एक बार जाता है, और 4 के अगर गुणनखंड करें तो 4 में पहले 2 का भाग जाएगा 2 बार, और फिर 2 में 2 का भाग एक बार। दोनों संख्याओं में कोई भी गुणनखंड समान नहीं है, और जब कोई भी गुणनखंड समान नहीं होता है तो वहाँ पे मैं से एक होता है। इन दोनों का मैं से एक है, तो ये दोनों संख्याएं 3 और 4 परस्पर से अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला जो उदाहरण लिया हमने उसमें दोनों संख्याएं अभाज्य थी, दोनों का मैं से एक आ रहा है, दोनों से अभाज्य हैं। दूसरे उदाहरण में 3 है वो तो अभाज्य संख्या है, और 4 है वो भाज्य संख्या है। फिर भी दोनों परस्पर क्या है? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का मैं से एक है। अब तीसरा उदाहरण हम लें जिसमें दोनों संख्याएं भाज्य लें फिर भी वो सहअभाज्य हो, जैसे कि 4 और 9। 4 और 9 लें तो 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार जाएगा, और फिर 2 में 2 का भाग एक बार। 9 के गुणनखंड करें, 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, और फिर 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा। दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड समान नहीं है, तो इनका जो मैस है वो एक होगा। इसलिए 4 और 9 है वो परस्पर सहअभाज्य संख्या है। तो पहली शर्त तो ये हो गई परिमेय संख्या की कि यहाँ पे जो दो संख्याएं भाग के रूप में लिखी जाएंगी, दोनों संख्याएं परस्पर सहअभाज्य होनी चाहिए, किसी भी समान संख्या का भाग दोनों में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि हर का मान है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। अंश का मान है वो शून्य हो सकता है, जैसे कि 0 है तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में एक का भाग दे सकते हैं, वापस वही संख्या आ जाएगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि 5/1 है, 6 को लिख सकते हैं 6/1। 6 में 1 का भाग देंगे 6 आएगा, 5 में 1 का भाग देंगे 5 आएगा, 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा। तो जितनी भी हमारे पास प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं सभी को भाग के रूप में 1 लगाकर लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यानी कि अगर हमने कोई प्राकृत संख्या लिख दी तो वो परिमेय संख्या भी है, अगर हमने कोई पूर्ण संख्या लिख दी तो वो परिमेय संख्या भी है, अगर हमने पूर्णांक संख्या लिख दी तो वो भी एक परिमेय संख्या है। अगर हर में 0 आ जाए, जैसे कि 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर के रूप में क्या आ गया? 0 आ गया। और अगर इस प्रकार का कोई रूप बनता है तो उसे हम कहते हैं अपरिभाषित रूप। इसे कहा जाता है अपरिभाषित रूप। अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखी गई, यानी कि P/Q रूप में लिखी गई संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक हम पढ़ते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या भी दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखी जाती है। तो जब दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखी जाती है तो दोनों को भिन्न क्यों नहीं कहा जाता, या दोनों को परिमेय क्यों नहीं कहा जाता? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब हम भिन्न लिखते हैं तो भिन्न भी दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखी जाती है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। यहाँ पर अंश और हर के रूप में लिखी गई संख्या पूर्ण संख्या होती है, और हर का मान है वो यहाँ पे भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे तो पूर्ण संख्याएं लिखी जाती हैं, और जब परिमेय संख्याएं लिखते हैं हम तो यहाँ पे जो P/Q रूप में लिखी गई दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होती हैं।
अब इन दोनों में पहला अंतर तो ये हो गया कि भिन्न संख्याओं में केवल पूर्ण संख्याएं लिखी जाती हैं और परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं लिखी जाती हैं, यानी कि इसमें भिन्न संख्या है वो सम्मिलित होती है। दूसरा कि भिन्न संख्या है इसके अंदर अंश और हर हैं, ये परस्पर सह अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि परिमेय संख्याएं इनके अंदर p और q के रूप में लिखी गई दोनों संख्याएं परस्पर सह अभाज्य होनी चाहिए। तीसरी शर्त जो इनमें अंतर है वो अंतर है चिन्ह का, कि जो भिन्न है वो हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या लिखी जाती हैं और पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक रूप में लिखी जाती हैं, जबकि परिमेय संख्याएं इसमें पूर्णांक संख्या लिखी जाती हैं और पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों में होती हैं। तो परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और इसके अलावा ऋणात्मक भी होती हैं। ये तीन इन दोनों के अंदर मुख्य अंतर हैं। अब परिमेय संख्याओं का वर्गीकरण देखें तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की हो गई, एक तो हो गई धनात्मक परिमेय संख्याएं और दूसरी हो गई ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब धनात्मक परिमेय संख्या कब होगी? जब p व q समान चिन्ह के हों। जब p व q क्या हो? समान चिन्ह के हों, तब तो संख्या है वो धनात्मक परिमेय संख्या होगी। और अगर p व q विपरीत चिन्ह के हैं तब जो हमें परिमेय संख्या दी होगी वो परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमें संख्या दे दी -6/7, -6/-13, 4/-9, 3/7। अब इन चारों संख्याओं में हम देखें तो पहली संख्या में दे रखी है -6/7। यहाँ पे 6 है वो तो माइनस का है, ऋणात्मक है, और 7 है वो प्लस का है। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, तो हम गुणा करते हैं, वहाँ पे चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं कि जब प्लस की संख्या का प्लस की संख्या से गुणा किया जाता है तो उत्तर प्लस आता है। अगर माइनस की संख्या का माइनस से गुणा करेंगे तो भी उत्तर प्लस आएगा। अगर एक तरफ माइनस हो और एक तरफ प्लस हो तो उत्तर माइनस में आता है। अगर पहले प्लस है और बाद में संख्या माइनस की है तो भी उत्तर माइनस में आता है। तो अगर संख्या समान चिन्ह की है तो उनका गुणा करेंगे, उत्तर प्लस में आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। और अगर संख्या विपरीत चिन्ह की है तब उनका जो गुणा है वो माइनस में आता है, अर्थात ऋणात्मक आता है। और जो नियम गुणा के लिए लागू होता है वही नियम भाग के लिए लागू होता है। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं ऊपर और नीचे की तब तो उत्तर प्लस में आएंगे। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो भी उत्तर प्लस में आएंगे। अगर पहली ऊपर वाली संख्या माइनस की और नीचे वाली संख्या प्लस की है तो उत्तर माइनस में आएंगे। अगर ऊपर वाली संख्या प्लस की है और नीचे वाली संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में आएंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या में देखें ऊपर वाली माइनस है, नीचे वाली प्लस है, तो उत्तर आएंगे माइनस में। तो ये संख्या हो गई ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऊपर वाली संख्या माइनस है, नीचे वाली भी संख्या माइनस है, तो दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं, तो ये संख्या होगी धनात्मक परिमेय संख्या। 3 नंबर में देखें ऊपर वाली संख्या प्लस की है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो चिन्ह प्लस होता है, और नीचे वाली संख्या माइनस की है, विपरीत चिन्ह की है तो संख्या आएगी माइनस की, यानी कि ऋणात्मक होगी। और चौथी संख्या 3/7, 3 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है, दोनों धनात्मक है, दोनों प्लस के हैं, तो इनका जो गुणा करेंगे वो संख्या हमें प्राप्त होगी धनात्मक। अब आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के लिए गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के लिए गुणधर्म पढ़ें तो इनके अंदर जो पहला गुणधर्म है वो होता है संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म होता क्या है कि यदि दो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग किया जाए तो पुनः परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए तो उस गुणधर्म को संवृत गुणधर्म कहा जाता है। हम कोई भी दो परिमेय संख्या लें, उनका जोड़ करें तो वापस परिमेय संख्या आ जाए, घटाव करें तो वापस परिमेय संख्या आ जाए, गुणा करें तो वापस परिमेय संख्या आ जाए, या उनका भाग दें तो भी वापस हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो उस गुणधर्म को, उस संक्रिया के लिए संवृत गुणधर्म कहा जाता है। और अगर परिमेय संख्या किसी संक्रिया के लिए संवृत गुणधर्म का पालन करती है तब तो हम उसके लिए आगे की गुणधर्म पढ़ेंगे, और अगर संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करती है तो उसके लिए हमें आगे के गुणधर्म भी नहीं पढ़ने। संवृत गुणधर्म, अब यहाँ पे शब्द है वो हमें दे रखा है संवृत। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस वृत। यहाँ पे सम शब्द है, इसका मतलब होता है समान,
और वृत्त का मतलब वृत्त, गोल घेरा। अब वृत्त के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर किसी बिंदु से हम चलना प्रारंभ करें, जैसे कि यहाँ पे हमने बिंदु ए ले लिया और इस ए बिंदु से चलना प्रारंभ करें, तो जब हम इस वृत्त के अनुदिश चलेंगे तो घूम के वापस हम बिंदु ए पे आ जाएंगे। अगर हम बिंदु बी से चलना प्रारंभ करते हैं और अगर हमें कोई एक गोल मार्ग दे दे, तो हम वहाँ पे अगर बिंदु बी से चलना प्रारंभ करेंगे तो घूम के वापस बिंदु बी पे आ जाएंगे। तो ये जो नियम है वो ठीक वृत्त के समान है, समवृत्त वृत्त के समान। जिस प्रकार वृत्त पे एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, घूम के वापस उसी बिंदु पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हम परिमेय संख्याओं से शुरू करते हैं और घूम फिर के वापस हमारे पास परिमेय संख्या आ जाती है, तो इस गुणधर्म को कहा जाता है समवृत्त गुणधर्म। चारों संक्रियाओं के लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जोड़ के लिए। हम कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं और उनका जोड़ करके चेक करते हैं कि क्या जोड़ के लिए या योग के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हम दो संख्याएं ले लें, उनका योग करके देखें। तो जैसे कि हमने दो संख्याएं ले ली 3 और 5, अगर 3 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 8। अब 3 है वो भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 3/1 लिखा जा सकता है। 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 5/1 लिखा जा सकता है। 3 में 5 को जोड़ने पर 8 आया, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8/1। हम दो परिमेय संख्या लेके चले थे, 3 भी परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या, इनको जोड़ने पर हमें वापस परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं योग के लिए समवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। अन्य उदाहरण लेके देखें, जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं -3/2 और दूसरी संख्या जैसे कि हमने ले ली 5/4। -3/2 दो पूर्णांक संख्याओं के भाग के रूप में लिखी गई है, ये एक परिमेय संख्या है। 5/4 दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखी गई है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि क्या इनका जो जोड़ है वो भी एक परिमेय संख्या आ रहा है क्या। तो -3/2 के अंदर हम जोड़ेंगे 5/4, इसे लघुत्तम लेके हल करेंगे तो हर के रूप में हमें संख्या दे रखी है 2 और 4। तो 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो पहले इनके अंदर 2 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 का भाग 2 बार। अब फिर से इनमें 2 का भाग जाएगा, एक में जाएगा नहीं और 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा। लास्ट में 1 आ गई, गुणनखंड पूरा हो गया। दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, जिन दो संख्याओं का हमने भाग दिया है 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब 4 के अंदर नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, तो 4 में हम 2 का भाग देंगे, तो 4 के अंदर 2 का भाग है वो 2 बार जाएगा। अब 2 को हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या है -3, प्लस की संख्या का माइनस की संख्या से गुणा करेंगे, उत्तर माइनस में आएगा। 2 का 3 से गुणा करते हैं 6, आगे चिन्ह हमें दे रखा है प्लस। अब 4 के अंदर हम भाग देंगे अगली जो हमें परिमेय संख्या दे रखी है उसके हर का। 4 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, एक बार भाग चला गया। अब इसे ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 5 से करते हैं, तो 5 एकम 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो -6 + 1, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है, विपरीत चिन्ह की संख्या है, तो विपरीत चिन्ह की संख्याओं का हमेशा घटाव होता है। 6 में से 5 घटाएंगे 1, बड़ी संख्या से पहले चिन्ह माइनस है तो माइनस के 1 बचेंगे, भाग में 4। -1 है वो एक पूर्णांक संख्या है और 4 है यह भी एक पूर्णांक संख्या है, तो दो पूर्णांक संख्याओं के भाग के रूप में आ गए। इसका मतलब जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याएं लेके चले, उनका योग है वो क्या आ गया, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं योग के लिए संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। 2 नंबर चेक करते हैं हम घटाव के लिए, या फिर इसे कहा जाता है व्यकलन। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लें, जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 3 और 7। 3 और 7 दोनों परिमेय संख्या, क्योंकि 3 को 3/1 और 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। दोनों को घटाएंगे तो 3 में से 7 घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेंगे, बड़ी संख्या से पहले माइनस चिन्ह है तो -4, -4 को लिखा जा सकता है -4/1। तो दो संख्याएं हमने परिमेय संख्याएं ली,
उन दोनों का घटाव किया, घटाव करने पर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं घटाव के लिए संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। 3 नंबर हम चेक करते हैं गुणा के लिए। जब गुणा और भाग के लिए हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें जीरो को भी चेक करना होगा, क्योंकि जोड़ और घटाव में जीरो से कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर किसी संख्या में जीरो जोड़ दें तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जीरो अगर घटा दें तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन गुणा और भाग में परिवर्तन होता है, इसलिए गुणा और भाग के लिए हम जीरो को भी चेक करेंगे। गुणा के लिए सबसे पहले दो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने एक परिमेय संख्या 2 ले ली और दूसरी परिमेय संख्या 5 ले ली। 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे 10 आएंगे। 2 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि भाग में 1 लगाकर लिखा जा सकता है और इनका जो गुणनफल है वो 10 आए, 10 को भी 10/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या आ गई, इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणा के लिए संवृत होती हैं। अब जीरो को भी चेक कर लेते हैं। एक परिमेय संख्या हम जीरो ले लें, क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या हमने 2 ले ली, दोनों का गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो आता है। तो 2 का जीरो से गुणा जीरो आ गया और जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा, इसका मतलब गुणा के लिए संवृत गुणधर्म का पालन करती है। 4 नंबर हम चेक करते हैं भाग के लिए। भाग के लिए चेक करेंगे, दो परिमेय संख्या ले लें हम 2 और 5। 2 के अंदर हम 5 का भाग दें या 5 में हम 2 का भाग दें। तो 2 एक परिमेय संख्या, 5 एक परिमेय संख्या। 2 में 5 का भाग दिया, दो पूर्णांक संख्याओं के भाग के रूप में आ गई, तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या। या 5 में 2 का भाग दें, 5/2, 5 और 2 दोनों पूर्णांक संख्याएं, दो पूर्णांक संख्याओं के भाग के रूप में लिखी गई है, तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या। अन्य उदाहरण लेके देखें, जैसे कि -3 और -7। -3 में -7 का भाग दें या -7 में -3 का भाग दें, दोनों ही हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती हैं, दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखी है। तो इस हिसाब से तो परिमेय संख्याएं वो भाग के लिए संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। अब हम जीरो के लिए चेक करते हैं। अगर एक संख्या हम 0 लें और दूसरी संख्या 2 लें, तो 0 के अंदर अगर 2 का भाग देंगे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 0 प्राप्त होता है और 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम 2 के अंदर 0 का भाग दें तो हर के रूप में हमारे पास 0 आ गया और परिमेय संख्या के अंदर हर का मान है वो कभी भी 0 नहीं होता है, तो 2/0 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब दो संख्याओं का भाग देने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः संवृत गुणधर्म का पालन भाग के लिए परिमेय संख्याएं नहीं करती हैं। तो अब हम आगे के जो गुणधर्म पढ़ेंगे वो केवल योग, घटाव और गुणा के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि योग, घटाव और गुणा के लिए परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं।